नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का आपके अपने लोकप्रिय यूट्यूब चैनल पॉलिटिक्स वाला क्लासेस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की जो इस समय पूरे वर्ल्ड में सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी और सबसे स्ट्रांग टेक्नोलॉजी मानी जाती है। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की जो भारत के सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही स्ट्रांग टेक्नोलॉजी है। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की जो अपने टारगेट को बहुत ही एक्यूरेट तरीके से और बहुत ही इफ़ेक्टिवली उसको हिट करता है, और ये अपनी एक्यूरेसी के लिए इस समय वर्ल्ड में सबसे स्ट्रांग एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम माना जाता है। तो मित्रों, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। और इस सिस्टम को भारत ने रूस से ख़रीदा है, तो ये भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है, बहुत ही महत्वपूर्ण सिस्टम है। इसीलिए भारत ने अपने सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको रूस से ख़रीदा है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये जो एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है ये होता क्या है, सबसे पहले हम इसको देखते हैं। उसके बाद हम आते हैं कि जो S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है वो कैसे काम करता है, वो किस प्रकार से संचालित किया जाता है। तो एक उदाहरण हम प्रस्तुत कर रहे हैं, उसके माध्यम से आपको जो ये एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है वो समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि एक देश है A, दूसरा है B। यदि B ने A के ऊपर मान लीजिए मिसाइल से अटैक कर दिया, तो ऐसी स्थिति में जो A ने अपना एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम बना रखा है, तो ये करेगा क्या, जो एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है ये B की जो मिसाइल है ये इसको हवा में ही नष्ट कर देगा, हवा में ही इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। वो A के ज़मीन पर पहुंचने ही नहीं पाएगा, उसके पहले ही ये इसको नष्ट कर देगा। अर्थात जो एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है ये एक ऐसा सिस्टम होता है, ये एक ऐसी प्रणाली होती है जो किसी भी मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर देती है। वो धरती पर पहुंचने ही नहीं पाती है, उसके पहले उसको वो डिस्ट्रॉय कर देता है। तो अब हम आते हैं कि S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम जो है वो कैसे काम करता है, इसका क्या मैकेनिज्म है, उस पर हम चर्चा करते हैं। मित्रों, ये S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम वर्ल्ड में इस समय सबसे बेस्ट डिफेंस सिस्टम माना जा रहा है। तो इसको रूस की एक कंपनी है रोसोबोरोन एक्सपोर्ट रूस की एक कंपनी है रोसोबोरोन एक्सपोर्ट कंपनी, जिसने इसको बनाया है, इस S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को। मित्रों, इसमें होता ये है कि जो एक स्क्वाड्रन होता है, एक स्क्वाड्रन में 8 लॉन्चर ट्रक होते हैं, और एक लॉन्चर ट्रक है, एक लॉन्चर ट्रक एक साथ 4 मिसाइल दागता है। 4 मिसाइल दागता है। तो जो एक स्क्वाड्रन है, एक स्क्वाड्रन एक साथ 8 चौक 32, एक स्क्वाड्रन एक साथ 32 मिसाइल दागता है। देखिए, जो S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है
भारत इसको रूस से 5 स्क्वाड्रन खरीदेगा। 3 स्क्वाड्रन हमें मिल चुका है, अभी हम उस पर बाद में चर्चा करेंगे। यहाँ आप ये समझिए कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। तो एक स्क्वाड्रन में 8 लॉन्चर ट्रक होते हैं। एक लॉन्चर ट्रक एक साथ 4 मिसाइल दाग सकता है। तो 8 चौक 32, तो एक स्क्वाड्रन एक साथ 32 मिसाइल दाग सकती है। अब चूंकि एक लॉन्चर ट्रक में 4 मिसाइल होती हैं, तो ये जो चारों मिसाइल की जो रेंज होती है वो डिफरेंट होती है। वो क्या है, जो ये 4 मिसाइल होती हैं, तो ये 4 मिसाइल की जो रेंज है वो डिफरेंट होती है। जैसे मान लीजिए कि जब एक लॉन्चर ट्रक 4 मिसाइल दागेगा तो उसमें एक मिसाइल की रेंज 40 किलोमीटर है, दूसरे की रेंज 100 किलोमीटर है, तीसरे की रेंज 200 किलोमीटर है और चौथे की रेंज 400 किलोमीटर है। मतलब एक लॉन्चर ट्रक 4 मिसाइल दागेगा, चारों की रेंज डिफरेंट होगी। उसमें एक की रेंज 40 km होगी, दूसरे की 100 km होगी, फिर 200 km है, फिर 400 km है। ये एक लॉन्चर ट्रक जो दागेगा। और अभी तक ये जो सिस्टम है, अभी तक जो ये S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, अभी तक ये विश्व के सिर्फ और सिर्फ 5 देशों के पास है। उसमें एक तो रूस है, भाई ये तो निर्माता देश है, बेलारूस है, चीन है, भारत है और तुर्की है। यही 5 ऐसे देश हैं जो इस समय जो S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है विश्व में इन्हीं 5 देशों के पास अभी है। बाकी और भी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम होते हैं। अमेरिका का है तो वो अन्य देशों के पास अमेरिका का सिस्टम है, लेकिन जो अमेरिका का जो पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है उसकी तुलना में इसकी जो एक्यूरेसी है, इसकी जो इफ़िशियंसी है, इसकी जो मारक क्षमता है वो उससे काफ़ी अच्छी है, कहीं ज़्यादा है। इसीलिए भारत ने इसको रूस से ख़रीदा है। हालांकि भारत जब इस संबंध में रूस से समझौता कर रहा था तो अमेरिका ने भारत पर बहुत प्रेशर डाला, लेकिन भारत ने उस प्रेशर को दरकिनार करके इस समझौते को किया है। अपने नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रख करके भारत ने इस समझौते को किया है। चूँकि भारत जब इस डील को कर रहा था रूस के साथ, तो अमेरिका ने भारत पर बहुत प्रेशर डाला और अंततः भारत ने उस प्रेशर को दरकिनार करते हुए ये समझौता किया। तो अमेरिका ने एक कानून बनाया 2017 में, काटसा कानून, जिसका फुल फॉर्म होता है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। अमेरिका ने एक कानून बनाया 2017 में जिसको उन्होंने काटसा कहा। काटसा का फुल फॉर्म होता है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट 2017। और अमेरिका ने ये कानून इसलिए बनाया, इस कानून के माध्यम से अमेरिका ने ये किया कि जो रूस के साथ जो मतलब कि सैन्य हथियारों को खरीदने पर एक प्रकार से रोक लगाया गया। तो इसीलिए हालांकि अमेरिका ने रोक लगाया था इस कानून के माध्यम से कि रूस के साथ कोई भी देश जो बहुत ही महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी है मिलिट्री से संबंधित उसको न खरीद सके। हालांकि भारत ने इसको दरकिनार करते हुए समझौता किया और अमेरिका ने जो ये कानून बनाया था वो 2014 में
क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था और ये क्रीमिया जो है यूक्रेन के अंडर में था। तो उसी के विरोध में, चूँकि अमेरिका का झुकाव यूक्रेन की तरफ था और यूक्रेन नाटो का मेंबर बनना चाहता था, इसीलिए अब देखिए उसी की वजह से लड़ाई भी हो रही है। तो रूस ने 2014 में क्रीमिया पर कब्जा कर लिया और अमेरिका ने रूस के इसी कदम का विरोध करते हुए ये कार्डसा कानून बनाया ताकि रूस के साथ कोई भी देश उससे जो मिलिट्री हार्डवेयर है, जो महत्वपूर्ण मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, जो महत्वपूर्ण हथियार है, उनको ना खरीद सके, ताकि एक प्रकार से रूस को इकोनॉमिकली कमज़ोर किया जाए। क्योंकि रूस जो है वो यूएसएसआर का उत्तराधिकारी है, तो जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी है वो बड़ी ही एडवांस है। तो अभी भी भारत का जो डिफेंस सेक्टर है उसमें लगभग आप समझिए कि कम से कम 60% अभी भी सारे हथियार भारत रूस से ही खरीदता है। तो एक प्रकार से रूस को कमज़ोर करने के लिए अमेरिका ने कार्डसा कानून बनाया और वो 2014 में रूस ने क्रीमिया पर कब्जा किया, उसी के विरोध में उसने ये कानून बनाया। हालांकि उसके और भी बहुत सारे कारण रहे हैं, लेकिन आप अभी यहाँ पे इतना ही समझिए। तो ये कार्डसा कानून को अमेरिका ने बनाया और भारत ने उन सारे विरोधों, सारे प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए, अपने नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, क्या हमारे देश के लिए बेस्ट हो सकता है, कौन सा हथियार हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है, उस लिहाज से भारत सरकार ने एक बहुत ही प्रशंसनीय निर्णय लिया और ये हमारी सिक्योरिटी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और ये जो डिफेंस सिस्टम है, अब हम आते हैं कि जो S-400 है, जो ये S-400 है, इसका इतिहास क्या है। ये मतलब जो S सीरीज है, S-400 का इतिहास। मित्रों, अब हम थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेते हैं कि जो S-400 का इतिहास है ये वो क्या है, कैसे, कहाँ से रूस ने जो S सीरीज के जो हथियार है वो बनाने शुरू किए। तो इसके इतिहास को समझने के लिए हमें कोल्ड वार के दौर में चलना होगा, आज से 40 साल पीछे चलना होगा। तो उसमें आप जानते हैं कि जो कोल्ड वार था, जो कोल्ड वार था वो 1945 से लेकर के 1991 तक चला था। 45 वर्षों तक। और ये USSR, आप इन चीज़ों को बड़े अच्छे से जानते हैं, लेकिन यहाँ एक बार मैं समराइज कर दे रहा हूँ। USSR और USA के बीच एक वैचारिक युद्ध था। एक चीज़ यहाँ पे आप ये ध्यान दीजिएगा, हालांकि जो कोल्ड वार था, कोल्ड वार मतलब एक प्रकार से इंटरनेशनल लेवल पर एक जो तनावपूर्ण स्थिति थी, उससे बहुत नुकसान भी हुआ, तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी आई। अच्छी चीज़ ये आई कि जो मिलिट्री के क्षेत्र में जो डिफेंस सेक्टर है, उस डिफेंस सेक्टर में जितना भी इनोवेशन, जितनी भी रिसर्च, जितने एडवांस टेक्नोलॉजी के वेपन्स आए कोल्ड वार टाइम में, वो सारे के सारे कोल्ड वार टाइम में ही आए हैं। क्योंकि यदि आप 1945 के पीछे जाएंगे, मतलब 1940 के पहले आप जाते हैं, तो इतने एडवांस टाइप के जो हथियार थे वो नहीं थे। तो ये कोल्ड वार टाइम में जो USSR और USA के बीच एक वैचारिक युद्ध था, तो इस युद्ध में इन दोनों के बीच जो आर्म्स रेस थी, जो शस्त्र दौड़ थी, वो जान लीजिए कि बहुत ही तीव्र गति से बढ़ रही थी। और इसी वजह से क्या हुआ कि जो मिलिट्री सेक्टर है, जो डिफेंस सेक्टर है, उसमें बहुत ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वालिटी के मिसाइल्स हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, वो तमाम सारी चीज़ें आती हैं, आप उनके बारे में जानते होंगे। तो कोल्ड वार हालांकि इंटरनेशनल लेवल पर
बड़ा तनाव था, संघर्ष था, उससे बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन खास करके जो मिलिट्री सेक्टर है, जो वेपन सेक्टर है, उस सेक्टर में बहुत ही एडवांस टाइप के वेपन्स आए, टेक्नोलॉजीज़ आई। इस कोल्ड वार पीरियड में ही वो सारी चीज़ें आई थी। तो उसमें मित्रों हुआ क्या कि इस दौरान इन दोनों में यूएसएसआर और यूएसए के बीच जो आर्म्स रेस थी वो बहुत तीव्र गति से बढ़ रही थी। तो उसमें हुआ क्या कि यूएसएसआर मिसाइल बनाता, यूएसए भी मिसाइल बनाता। तो मिसाइल बनाने के क्रम में हुआ क्या कि जो यूएसए है ये यूएसएसआर से थोड़ा आगे निकल गया। भाई मिसाइल ये भी बना रहे थे, ये भी बना रहे थे, भाई शस्त्र दौड़ तो थी ही। तो मिसाइल बनाने के क्रम में यूएसए जो है यूएसएसआर से थोड़ा सा आगे निकल गया कि जैसे मान लीजिए कि 5000 किलोमीटर रेंज की मिसाइल है, 10,000 किलोमीटर रेंज की मिसाइल है। मतलब ये इस टाइप की मिसाइलें जो होती हैं ना, वो ICBM कहलाती हैं, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। यानी एक महाद्वीप से आप दागेंगे तो दूसरे महाद्वीप में जाकर के वो गिरेगी। तो इस मिसाइल निर्माण के क्रम में यूएसए आगे निकल गया। तो ऐसी स्थिति में यूएसएसआर के वैज्ञानिकों ने क्या किया कि उन्होंने मिसाइल बनाने के लिए फिर बहुत ज़्यादा काम नहीं किया। उन्होंने किया क्या कि उन्होंने डायरेक्शन चेंज कर दिया। डायरेक्शन क्या चेंज किया कि उन लोगों ने ये सोचा कि ठीक है, इनको मिसाइल बनाने दीजिए, हम जो है मिसाइल गिराने पर काम शुरू करेंगे। उन्होंने डायरेक्शन ही चेंज कर दिया। भाई वो मिसाइल बनाते जा रहे हैं, यूएसएसआर थोड़ा सा पीछे हुआ। तो यूएसएसआर ने डायरेक्शन चेंज कर दिया कि आप मिसाइल बनाइए 20,000 किलोमीटर रेंज की, हम मिसाइल गिराने पर काम करेंगे। तो यूएसएसआर ने क्या किया कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी इजाद करने की कोशिश शुरू कर दिया, उसने उस पर रिसर्च करना शुरू कर दिया कि हम मिसाइल को किस प्रकार से हवा में ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो यूएसएसआर ने इस पर काम करना शुरू किया और उसी का परिणाम है कि यूएसएसआर ने S-200, S-300, S-400 वो सारे सिस्टम बनाए। तो इस क्रम में हुआ क्या कि 1967 में देखिए ये यूएसएसआर बना रहा है। 1967 में इसने S-200 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का इजाद किया, S-200। फिर 1978 में इसने S-300 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का इजाद किया। फिर 1990 में S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का इजाद किया। देखिए ये जो S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, ये 1990 में ही यूएसएसआर ने इसको बना लिया था। अब चूँकि 1990 में हमने आपको अपने पहले वीडियो लेक्चर में बताया है कि जो यूएसएसआर है वो प्रैक्टिकली मतलब व्यवहारिक रूप से 87-88 के आसपास से उसका विखंडन शुरू हो जाता है और उसका औपचारिक विखंडन जो है वो 26 दिसंबर 1991 को होता है। अब चूंकि S-400 यूएसएसआर ने 1990 में बना लिया था, लेकिन चूंकि यूएसएसआर लगभग ख़त्म हो चुका था, लगभग टूट चुका था और ऑफिशियली 26 दिसंबर 1991 को वो समाप्त हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हुआ क्या कि रूस यूएसएसआर का उत्तराधिकारी बनता है और रूस की जो इकॉनमी है उस समय बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। रूस की जो इकॉनमी है वो भाई पॉलिटिकली तो कमज़ोर हो ही गया था, क्योंकि जो यूनियन था गणतंत्र राज्यों का वो तो टूट चुका था। तो रूस उत्तराधिकारी बनता है यूएसएसआर का, तो वो पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली बिल्कुल टूट चुका था, बिल्कुल कमज़ोर हो चुका था। तो चूँकि S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम 1990 में बन गया, लेकिन इसकी जो टेस्टिंग है वो टेस्टिंग शुरू होती है 1999 में। S-400 की जो टेस्टिंग है
टेस्टिंग शुरू होती है 1999 में। क्यों होती है? इसलिए होती है क्योंकि यूएसएसआर इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली बिल्कुल टूट चुका था, विखंडित हो चुका था। उसके जितने भी यूनियन थे वो सब सॉवरेन स्टेट बन चुके थे। तो चूँकि इकॉनमी भी कमज़ोर हो चुकी थी, तो रसिया जब धीरे धीरे अपने को बिल्डअप करता है, उसकी इकॉनमी थोड़ा सा स्ट्रांग होती है, मजबूत होती है, तो फिर उसने इसकी टेस्टिंग शुरू किया। नहीं, जनरली होता क्या है कि जैसे जब कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कार्य पूरा हो जाता है तो उसकी टेस्टिंग जो है शुरू हो जाती है कि उसकी कैपेबिलिटी क्या है, ये मतलब कितना प्रैक्टिकली काम कर रहा है, कितना नहीं कर रहा है। तो वो जो डिलेड है, मतलब वो जो डिले है 10 वर्षों का, वो इसी वजह से हुआ चूँकि यूएसएसआर टूट गया इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली। रूस उत्तराधिकारी बनता है, और रूस जब थोड़ा सा अपने को मजबूत करता है, बिल्डअप करता है, तब इसकी टेस्टिंग शुरू करता है। और टेस्टिंग शुरू करने के बाद 2007 में S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की जो पहली स्क्वाड्रन है, पहली स्क्वाड्रन है, वो तैनात करता है। तो रूस S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की जो प्रथम स्क्वाड्रन है वो 2007 में उसको वो डिप्लॉय करता है, उसको वो तैनात करता है। जबकि S-400 जो टेक्नोलॉजी है उसको रसिया ने कोल्ड वार समाप्त होने के पहले ही बना लिया था, उसका उसने ईजाद कर लिया था। लेकिन वो चूँकि वो बहुत सारे घटनाक्रम होते हैं, इसी वजह से वो 10 वर्षों का गैप होता है। उसके बाद टेस्टिंग होती है। 2007 में इसकी पहली जो रेजिमेंट है, जो पहली स्क्वाड्रन है, उसको रसिया जो है वो तैनात करता है, डिप्लॉय करता है। अब हम आते हैं कि जो S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की जो पूरे वर्ल्ड में चर्चा है, जिसको एक बहुत ही स्ट्रांग और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस संबंध में माना जाता है, तो इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसकी क्या खासियत है, इसकी क्या खूबियां हैं, जिसकी वजह से हमने इसे ख़रीदा है अपने सिक्योरिटी के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए। देखिए, पहली चीज़ क्या है कि ये दुनिया का सबसे सटीक, दुनिया का सबसे सटीक एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है, एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम माना जाता है। दूसरा यह है कि इसे आप 5 से 10 मिनट में तैनात कर सकते हैं। मतलब ये अटैक करने के लिए 5 से 10 मिनट में बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और इसको आप सड़क के माध्यम से ले जाया जा सकता है। मतलब ये पोर्टेबल है, मतलब इसको आसानी से आप सड़क के माध्यम से कहीं भी ले आ जा सकते हैं। और इसकी जो अन्य खासियत है कि चाहे वो आपका फाइटर प्लेन हो, मिसाइल हो, मतलब बैलिस्टिक मिसाइल हो, सुपरसोनिक मिसाइल हो, ड्रोन हो, रॉकेट लॉन्चर हो, मतलब इसमें ये बहुत सारी खूबियों से युक्त है। चाहे फाइटर प्लेन हो, मिसाइल हो, सुपरसोनिक मिसाइल हो, ड्रोन हो, और भी जो रॉकेट लॉन्चर वगैरह है, तो कोई इससे बच नहीं पाएगा, क्योंकि इसकी जो रेंज है ना वो बड़ी ज़बरदस्त है। जैसे मान लीजिए आपने S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को यहाँ पे तैनात किया है, तो अब ये चारों तरफ से
चाहे इधर इधर इधर, ये 400 किलोमीटर रेंज में कोई भी मिसाइल आएगी, रॉकेट लॉन्चर हो, ड्रोन हो, फाइटर प्लेन हो, तो इससे बच नहीं पाएगा। इसलिए ये बहुत ही तगड़ा सिस्टम है। इसकी रेंज जो है वो बड़ी ज़बरदस्त है, तो इससे कोई बच के निकल नहीं पाएगा, इसीलिए इसकी खूब चर्चा है। और इसकी जो स्पीड है ये बहुत ही स्पीड भी इसकी बहुत ही ज़बरदस्त है। और इसकी स्पीड जो है वो 4800 मीटर प्रति सेकंड है। मतलब वो 1 सेकंड में 4.5 किलोमीटर से ज़्यादा इसकी स्पीड है। जब S-400 कोई मिसाइल दागेगा तो 1 सेकंड में वो 4.5 किलोमीटर से ज़्यादा जाएगा। मतलब 4 किलोमीटर और 800 मीटर, मतलब 4.5 किलोमीटर से ज़्यादा इसकी रेंज, मतलब की स्पीड है। इसकी जो गति है 1 सेकंड में इतनी दूरी ये कवर करेगा। और ये अमेरिका का एक एयर डिफेंस सिस्टम है, पैट्रियट। पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, ये अमेरिका का है। तो अमेरिका का जो पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है ये S-400 में कमज़ोर, S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की तुलना में ये कमज़ोर है अमेरिका का। तो इसीलिए S-400 जो एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है ये वर्ल्ड की सबसे स्ट्रांग एयर डिफेंस सिस्टम मानी जाती है और बहुत ही एडवांस है, इसीलिए इसकी खूब चर्चा है। और ये हमारे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। और इसीलिए भारत इसको ख़रीद रहा है, क्योंकि हमारे जो सुरक्षा चुनौतियां हैं वो भी डिफरेंट टाइप की हैं भाई। क्योंकि भारत विश्व का एक ऐसा न्यूक्लियर वेपन स्टेट है जो दो न्यूक्लियर वेपन स्टेट से घिरा हुआ है। एक तरफ चीन है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है। और इन दोनों के साथ हमारे जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो वर्ल्ड के बॉर्डर डिस्प्यूट, मतलब जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, मतलब उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। तो वो थोड़ा सा हमारे जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं वो डिफरेंट हैं। तो इसीलिए हमें अपनी सुरक्षा के लिए इसको ख़रीदना ज़रूरी है भाई। चूँकि चाइना के पास ऑलरेडी ये सिस्टम है और हमारे पास नहीं है, तो ऐसी स्थिति में चूँकि 62 का मतलब जो घटनाक्रम था उससे हमने बहुत सीखा है, इसलिए अपनी सुरक्षा को, अपनी सेफ्टी के लिए उसको रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारी सुरक्षा चुनौतियाँ थोड़ा सा अलहदा टाइप की हैं, इसलिए इनको रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो मित्रों, आपने ये देखा कि इस डिफेंस सिस्टम की कुछ खूबियां हैं, इसकी खासियत है, जिसकी वजह से वर्ल्ड में इसकी चर्चा है। तो अब हम आते हैं कि S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम और भारत। इस पर हम विशेष रूप से फोकस करेंगे, क्योंकि हमने इतना महंगा सौदा किया है, इतना देश का धन लगाया है। तो अब हम इस पर विशेष फोकस करेंगे कि S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम और भारत, मतलब ये समझौता किस प्रकार से आगे बढ़ता है और इसकी जो डील है वो कब साइन होती है, कितने में ये डील हुई है, और जो 3 रेजिमेंट हमें, 3 स्क्वाड्रन जो हमें प्राप्त हो चुकी हैं, उनमें से कौन सी कहाँ हमने तैनात किया है। तो ये जो समझौता है इसको खरीदने का अक्टूबर 2018 में समझौता होता है। और हम S-400 की जो 5 स्क्वाड्रन है, S-400 की हम 5 स्क्वाड्रन खरीदेंगे, मतलब प्राप्त करेंगे। इसमें से 3 हमको प्राप्त हो गई हैं, बाकी जो 2 शेष हैं वो 2023 के लास्ट तक, या मान लीजिए कि 2024 के फरवरी या जनवरी फरवरी तक उम्मीद है मिल जाएगी। और ये जो समझौता है मित्रों, ये $5.43 बिलियन का सौदा है। ये
$5.43 बिलियन का सौदा है। और इस 5 स्क्वाड्रन में 3 हमको मिल चुकी हैं। उसमें से जो प्रथम स्क्वाड्रन हमें दिसंबर 2021 में प्राप्त हुई और इस स्क्वाड्रन को हमने पठानकोट के पास तैनात किया है। पठानकोट के पास इसको हमने तैनात किया है। अब देखिए कि ये जो प्रथम स्क्वाड्रन है वो हमें प्राप्त होती है दिसंबर 2021 में और इसे हमने पठानकोट के पास तैनात किया है। और जो पठानकोट है, ये जो पठानकोट है ये पंजाब में पड़ता है और बिल्कुल पंजाब की सीमा से लगा हुआ है। पठानकोट से मुश्किल से पंजाब मैक्सिमम 25-30 किलोमीटर की दूरी पर होगा, जहाँ तक हमको जानकारी है, मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा। तो पठानकोट में हमने प्रथम स्क्वाड्रन तैनात किया है। पठानकोट में हमने इसलिए तैनात किया है क्योंकि S-400 की जो रेंज है वो 400 किलोमीटर है। तो यहाँ से जो हमारा लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है और उत्तराखंड है, तो इस क्षेत्र में वो चुनौती जो चीन की तरफ से आएगी। और आप जानते हैं कि लद्दाख का बहुत सारा एरिया 62 के वार में चीन ने दबा रखा है, फिर कुछ पाकिस्तान ने उसको ट्रांसफ़र कर दिया, वो तमाम सारी चीज़ें हैं। तो लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड में जो चीन की तरफ से जो चुनौतियाँ आएंगी, जो चैलेंजेज आएंगे, उसको हम टैकल करेंगे पठानकोट में हम तैनात करके। और दूसरी तरफ पठानकोट पाकिस्तान के बॉर्डर से बिल्कुल लगा हुआ इलाका है, तो वो जो पाकिस्तान की तरफ से जो चैलेंजेज आएगा उसको भी हम टैकल करेंगे। इसीलिए हमने इसको पठानकोट में लगा के रखा है। और पठानकोट इंडियन एयरफोर्स का एक बेस भी है और वहाँ पे एक हमला भी हुआ था, आप लोग जानते हैं। तो पठानकोट जो है वो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये सारे एरियाज़ तो हैं ही। तो इस स्क्वाड्रन के माध्यम से जो चीन की तरफ से आने वाले चैलेंजेज हैं, जो पाकिस्तान की तरफ से आने वाले चैलेंजेज हैं, हम उसको हैंडल करने की कोशिश करेंगे, हम उसको टैकल करेंगे इसके माध्यम से। और जो दूसरी स्क्वाड्रन है, जो भारत की S-400 की जो दूसरी स्क्वाड्रन है, वो हमें मिलती है अप्रैल 2022 में, अप्रैल 2022 में जो द्वितीय स्क्वाड्रन है, जो द्वितीय स्क्वाड्रन है वो हमें मिलती है अप्रैल 2022 में और इसे हमने तैनात किया है जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है पश्चिम बंगाल में पड़ता है, तो उसकी सुरक्षा में हमने इसको तैनात किया है। और ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ये भारत के लिए स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जो सिलीगुड़ी गलियारा है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि मित्रों ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जैसे मान लीजिए कि ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ऐसे है, तो ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ये 60 किलोमीटर लंबा है, इसकी लंबाई 60 किलोमीटर है और इसकी जो चौड़ाई है
इसकी जो चौड़ाई है वो महज 22 किलोमीटर है। इसकी जो चौड़ाई है ये सिर्फ और सिर्फ 22 किलोमीटर है। इसकी जो चौड़ाई है 22 किलोमीटर है। और देखिए कि यहीं पर आपका नेपाल है और फिर यहीं पर आपका भूटान है, फिर इधर से आपका बांग्लादेश आता है और ये पूरा का पूरा सिक्किम वाला इलाका है, फिर यहीं से पूरा का पूरा चीन का बॉर्डर है ये। तो जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वो भारत के लिए इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इधर नेपाल है, इधर भूटान है, फिर जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है यहीं से ठीक 100 किलोमीटर की दूरी पर नियर अबाउट चाइना का बॉर्डर पड़ता है और इधर नीचे बांग्लादेश है। तो ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है इसको भारत का चिकन नेक भी बोला जाता है, क्योंकि ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, ये जो भारत का जो नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है, जो 7 सिस्टर्स वाला इलाका है, इसकी जो कनेक्टिविटी है वो वेस्ट इंडिया से शेष इंडिया से ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर के माध्यम से ही कनेक्ट होता है। अगर इन फ्यूचर चीन, भाई चूँकि यहाँ से चीन की दूरी सिर्फ और सिर्फ 100 किलोमीटर है, अगर चीन इस कॉरिडोर पर कब्जा कर ले, अगर चीन इस कॉरिडोर को हाईजैक कर ले, तो जान लीजिए कि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है और जो शेष इंडिया का जो इलाका है उससे वो कट जाएगा, तो हमारी कनेक्टिविटी ख़त्म नहीं हो जाएगी। इसीलिए हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि बांग्लादेश से हमारा जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो हो जाए, क्योंकि जब तक बांग्लादेश से हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हो जाता है तो अभी हमारा जो पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट है, वेस्ट इंडिया, शेष भारत से नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ जो हमारी आवाजाही है, जो हमारा व्यापार है, वो इसी 22 किलोमीटर चौड़ा जो गलियारा है इसी से गुजरता है। तो इसलिए ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए भारत ने अपनी जो दूसरी स्क्वाड्रन है S-400 की यहीं पर लगा रखी है, ताकि यहाँ से चीन की तरफ से जो आने वाली जो चैलेंजेज हैं, जो चुनौतियां हैं, अगर चीन नॉर्थ ईस्ट में कोई भी गड़बड़ी करता है तो उसको हम रोक पाएंगे, उसको हम जवाब दे पाएंगे, उसका हम सामना कर पाएंगे। और उसके साथ ही साथ हमारी जो लाइफलाइन है, जो कॉरिडोर, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जो शेष भारत को नॉर्थ ईस्ट इंडिया से नॉर्थ इंडिया को शेष भारत से जोड़ता है, उसको हम सिक्योर कर पाएंगे और अपनी इंटीग्रिटी को, अपने मतलब कि जो मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण ये जंक्शन है, बहुत ही महत्वपूर्ण गलियारा है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन सब सारी चीज़ों को हम सेफ रख पाएंगे और अपने को सुरक्षित रख पाएंगे और अपने देश को भी एक रख पाएंगे। नहीं तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर चीन यहाँ कभी कब्जा कर ले तो जान लीजिए कि हमारे लिए बहुत समस्या पैदा हो जाएगी। इसीलिए इसको जो है चिकन नेक बोला जाता है, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट है कि जो 7 स्टेट्स हैं ऐसे हैं, मतलब थोड़ा सा और मोटा है ये, और उसके बाद ये गलियारा है, उसके बाद पूरा का पूरा ये आपका मतलब जो मेन इंडिया है। तो जैसे मुर्गे की गर्दन होती है ऐसे लंबी सी होती, मतलब कि इसका जो टोंट होता है लंबा सा होता है, गर्दन पतली होती है, उसके बाद उसका पीछे का हिस्सा काफ़ी बड़ा होता है। तो ठीक इसी प्रकार से जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है ऐसे है, फिर ये पतला सा गलियारा है, फिर उसके बाद ये पूरा का पूरा शेष भारत है। इसीलिए इसको चिकन नेक भी बोला जाता है। वो मुर्गे की जो शेप होती है वो उससे काफ़ी मिलता है। और जो तीसरी स्क्वाड्रन है S-400 की, जो S-400 की जो तीसरी स्क्वाड्रन है वो अभी हमें फरवरी 2023 में ही प्राप्त हुई है, अभी लेटेस्ट प्राप्त हुई है थोड़े दिनों पहले। जो इसकी तीसरी स्क्वाड्रन है वो हमें फरवरी 2023 में प्राप्त हुई है। और इसको जो तैनात करने की योजना है वो उत्तरी राजस्थान और पंजाब
उत्तरी राजस्थान और पंजाब का जो बॉर्डर है, चूँकि राजस्थान के बाद पंजाब ही पड़ता है, तो पंजाब का जो बॉर्डर है और जो उत्तरी राजस्थान है उसी में इसको लगाने की योजना है, इसको तैनात करने की योजना है कि सीमा के पास ही कहीं लगाया जाएगा, ताकि इससे पाकिस्तान की तरफ से जो आने वाले चुनौतियां हैं उससे निपटा जा सके। क्योंकि भारत जो है दो परमाणु संपन्न राष्ट्रों से घिरा हुआ है, एक तरफ पाकिस्तान से आने वाली जो चुनौतियां हैं, दूसरी तरफ चीन से आने वाली जो चुनौतियां हैं, ताकि इनको हम बेहतर तरीके से हैंडल कर सकें। इसीलिए जो तीसरी स्क्वाड्रन है उसको उत्तरी राजस्थान और पंजाब की सीमा के आसपास में कहीं तैनात किया जाएगा। और जो दो शेष स्क्वाड्रन बच रही हैं, जो शेष दो स्क्वाड्रन बच रही हैं, वो उम्मीद है कि इसी साल के अंत तक, या मान लीजिए कि अगले साल मतलब 2024 में जनवरी फरवरी तक मिलने की उम्मीद है। फिर उसको भी हम जहां ज़रूरी होगा उसको डिप्लॉय करेंगे। तो मित्रों, ये जो S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, तो भारत की जो भौगोलिक स्थिति है, भारत की जो पूरी की पूरी जो सुरक्षा चुनौतियां हैं, जिस प्रकार से हमारे सामने थ्रेट्स रहे हैं, और पहले हमने जो सीखा 62 के वार से, फिर 65 का वार हुआ, 71 का वार हुआ, वो तमाम सारे वार हमने लड़े, तो उससे हमने बहुत सारे सबक सीखे। और जिस प्रकार की जो चुनौतियाँ, सुरक्षा से संबंधित चुनौतियाँ जो भारत के सामने आज हैं, तो उनको देखते हुए ये सिस्टम खरीदना, अपनी आर्मी को ये चीज़ देना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए ये ख़रीदा जा रहा है, क्योंकि भाई युद्ध के क्षेत्र में जब आप उतरेंगे तो वहाँ पर मिलिट्री को जो एडवांस से एडवांस हथियार होने चाहिए, जो बेहतर क्वालिटी की चीज़ें होनी चाहिए, वो उपलब्ध होनी चाहिए। नहीं तो उनके अभाव में फिर आप युद्ध नहीं लड़ पाएंगे, और अगले के पास आपसे कहीं बेहतर टेक्नोलॉजी होगी तो आपको हार का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए अपनी जो तैयारी है उसको पुख्ता रखी जाए, ताकि फ्यूचर में कोई समस्या न पैदा हो। इन सब सारी चीज़ों को देखते हुए भारत सरकार ने ये डिसीजन लिया, और जैसे जैसे हमें स्क्वाड्रन प्राप्त हो रही हैं उन्हें उचित स्थान पर तैनात भी किया जाएगा, ताकि पूरे के पूरे देश को सिक्योरिटी के लिहाज से सुरक्षित रखा जा सके, कोई भी चुनौती का सामना करने में हम सक्षम बन सकें, और कोई जो हमारा दुश्मन है वो हमारे सामने हमको कमज़ोर ना साबित कर सके, और 62 में जिस प्रकार की घटनाएं घटी वो दिन ना देखना पड़े। तो इन सब सारी चीज़ों को देखते हुए ये सारे काम किए जा रहे हैं, और ये भारत की सिक्योरिटी के लिहाज से आप समझिए कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक प्रकार से हम इसको S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को भारत का सुरक्षा कवच भी कह सकते हैं, क्योंकि इस सिस्टम के माध्यम से भारत अपने को काफ़ी मजबूत बना लेगा, और भारत की जो आर्मी है, जो एयरफोर्स है, नेवी है, वो सब बहुत ही ताकतवर हो जाएंगी। तो मित्रों, आपने ये देखा कि S-400 एयर डिफेंस जो मिसाइल सिस्टम है वो भारत ने कहाँ से ख़रीदा है, वो कितनी स्क्वाड्रन प्राप्त करेगा, कितनी प्राप्त हो चुकी हैं, उसको हमने कहाँ कहाँ डिप्लॉय किया है, और जो दो अन्य मतलब कि शेष हैं वो कब तक प्राप्त हो जाएंगी। तो ये सब सारी चीज़ें आपने देखा, और ये सिस्टम किस प्रकार से काम करता है, एक स्क्वाड्रन में कितने ट्रक हैं, एक स्क्वाड्रन एक साथ कितनी मिसाइलों को दाग सकता है, उनकी जो रेंज है, उनकी जो मारक क्षमता है वो कितनी है, वो भी आपने देखा। तो मित्रों, अब समय आ गया है क्वेश्चन सेशन का। हम आपसे 2 प्रश्न करेंगे, और आपसे गुजारिश करेंगे कि आप उनका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, हम आपके उत्तर की प्रतीक्षा करेंगे। पहला प्रश्न ये है, पहला प्रश्न जो है, कि S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को रूस की किस कंपनी ने बनाया है? किस कंपनी ने बनाया है? और जो क्वेश्चन 2 है
भारत ने S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की द्वितीय स्क्वाड्रन को कहाँ तैनात किया है? तैनात किया है। आप इन दोनों क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, हम आपके उत्तर की प्रतीक्षा करेंगे और आपसे ये गुजारिश करेंगे कि आप क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दें। और मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, गुड नाइट, धन्यवाद।